तो हाय गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। दोस्तों, आज हम लोग अपनी इकोनॉमिक्स ऑनर सेमेस्टर 3 इंटरमीडिएट मैक्रो का यूनिट नंबर 1 लेबर मार्केट का सेशन नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, लेक्चर नंबर 1 है आज। और आज हम लोग बेटा बेसिकली दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं। एक तो इसकी अजम्पशन, आपको पता लगेगा कि लेबर मार्केट जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं एक्चुअली में वो है क्या टॉपिक। ठीक है, बहुत डिटेल मैंने यहाँ पे डिस्कस अभी आपके साथ करूंगा। राइट एंड अब आपको पता है कि आपके पेपर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आने हैं, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सीधा सीधा कनेक्शन जो होगा वो अजम्पशन, क्रिटिज्म, राइट और कैरेक्टरिस्टिक्स, इनसे कनेक्ट करेगा वो। तो आपको जब आप पढ़ रहे हो तो आपको इन सब चीजों को भी ध्यान रखना है, जहाँ पे आपका एमसीक्यू या फिर वन लाइनर क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो आज के सेशन में जो हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं, पहला टॉपिक आपका बेटा यहाँ पे है द अजम्पशन। ठीक है, फर्स्ट टॉपिक जो हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे दैट इज द अजम्पशन एंड सेकेंड इज द वेट सेटिंग रिलेशन। तो जल्दी से कॉपी पेन निकाल लीजिए और बढ़िया बढ़िया से नोट्स आप अपनी कॉपी में बनाइएगा। और एक चीज और दोस्तों, देखिए हमने आपके लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है जिसमें हम आपको रेगुलर अपडेट्स देते रहेंगे आपके सिलेबस के लिए। ठीक है, एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये जो कोर्स है इकोनॉमिक्स ऑनर सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट्स के लिए है। ठीक है, अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी से हो या अगर आप कोई और कोर्स में एनरोल्ड हो और अगर आपका ये सिलेबस है तो ये बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला होगा। तो जल्दी से शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स बिगिन। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। दोस्तों, आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं उसका नाम है लेबर मार्केट। लेबर मार्केट जब भी हमारे जो है डिस्कशन में आता है तो हमें बस एक ही चीज दिमाग में आती है कि कैसे हमारी इकोनॉमी के अंदर इक्विलिब्रियम एम्प्लॉयमेंट डिटरमाइन होता है और मोर इंपॉर्टेंटली कैसे हमारी इकोनॉमी के अंदर इक्विलिब्रियम वेजेस डिटरमाइन होते हैं। देखिए, इक्विलिब्रियम वेजेस को डिटरमाइन करने का जो टेक्निक हुआ करती थी इनसे पहले थ्योरीज की जो काफी फेमस थी प्योर क्लासिकल की, उसमें ये होता था कि जो एक होता था लेबर डिमांड, एक होता था लेबर सप्लाई। लेबर डिमांड फर्म्स करती थी, लेबर सप्लाई हाउस होल्ड करते थे, उनका इंटरसेक्शन होता था एंड आफ्टर दैट जहां पे वो कट करते थे वाई एक्सिस पे इक्विलिब्रियम वेज होता था, नॉमिनल वेज, और एक्स एक्सिस पे इक्विलिब्रियम एम्प्लॉयमेंट होता था, इक्विलिब्रियम लेबर होती थी। वहां से गाइस हम लोग इक्विलिब्रियम एम्प्लॉयमेंट डिटरमाइन कर लिया करते थे। लेकिन अगर हम आज की बात करें क्योंकि आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं दैट इज लेबर मार्केट, और लेबर मार्केट किस थ्योरी का पार्ट है, दैट इज नियो क्लासिकल थ्योरी। नियो क्लासिकल थ्योरी में और भी इकोनॉमिक्स की थ्योरी जैसे मिल्टन फ्रीडमैन की थ्योरी है, फेल्प्स मॉडल है, राइट एंड या फिर आप इसको ग्रेजुअल मॉनिटर्स व्यू भी कह सकते हो। काफी सारी थ्योरी है, लेकिन आज का जो मेन टॉपिक रहेगा हमारा दैट इज लेबर मार्केट। देखिए, लेबर मार्केट में हमें इंटरेस्टिंग लेवल पे ये पढ़ना है कि हमारी इकोनॉमी के अंदर जो वेजेस हैं उनको कौन कंट्रोल कर रहा है और जो प्राइजेस होते हैं उन्हें कौन कंट्रोल कर रहा है। अगर हम अपने प्योर क्लासिकल थ्योरी की बात करें तो वहां पे वेजेस और प्राइसेस का डायरेक्ट रिलेशनशिप होता था और इमीडिएट इम्पैक्ट पड़ता था वेजेस या प्राइसेस में किसी का भी बदलना एक दूसरे पर। लेकिन आज की क्लास में या आज जो थ्योरी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उसमें ग्रेजुअल चेंजेस आएंगे। यानी अगर मान लीजिए किसी भी कमोडिटी का प्राइस चेंज होता है तो वर्कर्स तक उसकी इंफॉर्मेशन थोड़ी देर बाद पहुंचेगी। ये हमारी इकोनॉमी में काफी बड़ा रेवोल्यूशन आया था जब ये थ्योरी आई। ध्यान रखना, इस थ्योरी में जो वेजेस डिटरमाइन होंगी या वेजेस को कंट्रोल किया जाएगा वो यूनियंस की साइड से कंट्रोल किया जाएगा, और जो यूनियंस होंगी वो वर्कर के बिहाफ पे वेजेस को सेट करेंगी, और जो वर्कर्स जो होंगे उनकी बार्गेनिंग पावर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी कि क्या उनकी बार्गेनिंग पावर है। यानी वर्कर्स के लिए कितना इजी है किसी भी फर्म को छोड़ना और दूसरी फर्म को या दूसरी जॉब को ढूंढना। सिमिलरली फर्म के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि किसी भी वर्कर को फायर करना और दूसरे वर्कर को हायर करना। और साथ साथ गाइस, क्योंकि हम लोग पहले पढ़ते थे परफेक्ट कंपटीशन, तो जो मार्केट होती थी उसमें जो प्राइस होता था वो गिवन होता था। बट आज की डेट में परफेक्ट कंपटीशन नहीं होगा। अब जो हम अजम्पशन यहाँ पे लेंगे दैट इज इम्परफेक्ट कंपटीशन। तो गाइज, आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं इसमें कुछ अजम्पशन बदली हुई हैं, क्योंकि हम लोग जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं दैट इज न्यो क्लासिकल थ्योरी। इसे हम लोग न्यो न्यो क्लासिकल सिंथेसिस मॉडल भी कहते हैं, जिसमें मिल्टन फ्रीडमैन एंड फेल्प्स थ्योरी इंक्लूड होगी। ठीक है, तो लेबर मार्केट टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं कुछ अजम्पशन आपसे डिस्कस कर लूंगा
जो हमारी लेबर मार्केट को काफी सपोर्ट करेगी। तो ध्यान से समझिएगा गाइस, assumptions ज्यादा नहीं, 4 या 5 assumptions मैं आपसे डिस्कस करूंगा जो गाइस अगर एग्जाम में चीज आ जाती है, जो कि आएगी 100%, तो गाइस आपको बहुत अच्छा से एक्सप्लेन करना है। और एक चीज मैं आप लोगों को और बताना चाहता हूँ, द पर्पस ऑफ माई क्लासेस इज व्हाट, टू प्रोवाइड द नॉलेज, राइट। मेरा पर्पस ये नहीं है कि बस मुझे सिलेबस खत्म करना है या मेरे को बस वो जल्दी से टॉपिक खत्म करके टाटा सी बाबा करना, नहीं। आई एम इंटरेस्टेड टू प्रोवाइड गुड नॉलेज टू यू गाइज, ठीक है। मैं आप लोगों को ठीक ठाक सी नॉलेज प्रोवाइड करना चाहता हूँ जो शायद आप बुक से नहीं गेन कर पा रहे हो। और जो बुक्स में यहाँ पे फॉलो कर रहा हूँ, दैट इज ओलिवर ब्लैंचार्ड और एचएल आहूजा, ये दो बुक्स में यहाँ पे फॉलो कर रहा हूँ जिनसे आपको कुछ ना कुछ सपोर्ट डेफिनेटली मिलेगा। तो सबसे पहली assumption जो मैं आपसे यहाँ पे बात कर रहा हूँ, दैट इज प्राइजेस आर स्टिकी। प्राइजेस आर स्टिकी, देखिए प्राइजेस आर स्टिकी होने का मतलब ये होगा कि हमारी इकोनॉमी के अंदर जो वेज और प्राइजेस होंगे उनके बीच में एग्जैक्ट रिलेशनशिप नहीं होगा, ग्रेजुअल रिलेशनशिप होगा। मान लीजिए किसी भी कमोडिटी का प्राइस चेंज हुआ है तो उसकी जो इंफॉर्मेशन है वर्कर तक, यानी कि वर्कर तक पहुंच रही है उसकी इंफॉर्मेशन, तभी तो वो वेजेस की डिमांड करेगा, बार्गेनिंग करेगा। लेकिन वो इंफॉर्मेशन वर्कर तक थोड़ी सी देर से पहुंच रही है, इसीलिए जो प्राइसेस रहेंगे वो स्टिकी रहेंगे, ठीक है। ये चीज आप अपने दिमाग में रखिएगा, प्राइसेस आर स्टिकी। या भी कह सकते हो कि देयर इज अ ग्रेजुअल रिलेशनशिप बिटवीन प्राइसेस एंड वेज रेट। इसलिए गाइस हम लोग इस चीज को ग्रेजुअल मॉनिटरी व्यू के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये हमारी सबसे पहली अजम्पशन थी। दीज आर दी अजम्पशन जो आपको अपने कॉपी में लिखनी है और समझनी है। रिमेंबर दैट नोट्स में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, मैं सिर्फ आपको वो चीजें लिखवाऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है और बुक्स में जो शायद आपकी नहीं लिखी हुई, जो इधर उधर की बुक्स में लिखी हुई है। अदरवाइज आपको थ्योरी नहीं लिखनी है, थ्योरी आपको नहीं लिखनी है, आपको सिर्फ जितना मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ शॉर्ट में वो अंडरस्टैंडिंग बिठानी है। अब आपके मन में आ रहा होगा सर थ्योरी कहां से लिखेंगे, ध्यान रखना थ्योरी लिखने में टाइम वेस्ट आपको नहीं करना है। मैं आपको यूनिट वाइज टॉपिक वाइज, जब मुझे लगेगा मेरा सिलेबस एक अच्छे खासे पेज पर हो चुका है, तो मैं आपको मेरी टीम जो बेसिकली सूरज सर हैं, ठीक है, वो आपको और मेरी टीम जो भी पूरी टीम है, अब वो आप लोगों को ऑटोमेटिकली नोट्स प्रोवाइड कर देगी। और ये जितनी भी क्लासेस मेरी हो रही हैं वो हमारे आपके यूट्यूब चैनल सेमिकॉन क्लासेस पर हो रही हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो अभी सब्सक्राइब करिए। उसका रीजन बस इतना सा है कि हम आपको रेगुलर अपडेट देते रहेंगे, जो भी वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके पास इंफॉर्मेशन जाती जाएगी। सेकंड इंफॉर्मेशन क्या है कि मान लीजिए आप किसी इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए हैं, आपका कॉलेज है, मान लीजिए आप एसआरसीसी कॉलेज के हैं, तो आपके कॉलेज का हमने ग्रुप बना रखा है, तो आप प्लीज उस ग्रुप को ज्वाइन करिएगा। जिससे क्या होगा, हम आपको रेगुलर बेसिस पे अपडेट देते रहेंगे कि हमने आपका सिलेबस अपलोड कर दिया है, राइट। तो ये हमारी पहली अजम्पशन थी। जो दूसरी अजम्पशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज मार्केट्स आर इम्परफेक्टली कॉम्पिटेटिव, ठीक है। जो मार्केट है, बेसिकली मार्केट इज imperfectly कॉम्पिटिटिव। मार्केट में इम्परफेक्ट कंपटीशन है। देखिए ध्यान रखिएगा, जब भी आप लोग बात करते हो मार्केट में इम्परफेक्ट कंपटीशन है, इसका मतलब ये होता है कि जो प्राइजेस होंगे वो मार्जिनल कॉस्ट से ज्यादा होंगे। द प्राइजेस आर स्ट्रिक्टली मोर देन मार्जिनल कॉस्ट, बिकॉज अगर हम पुरानी थ्योरी की बात करें, यानी प्योर क्लासिकल की थ्योरी की बात करें, तो उसमें हमारा प्राइस एमसी के बराबर होता था, क्योंकि हम अजम्पशन लेके चलते थे कि मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन है, परफेक्ट नॉलेज है, राइट। बट अब ऐसा नहीं है, मार्केट में इम्परफेक्ट कंपटीशन है, और यही वो मार्केट है जिसमें मल्टीपल वैरायटीज ऑफ गुड्स की प्रोडक्शन हो रही है, राइट। अच्छा, मैं आपको एक साथ साथ चीज एक और बताता चलता हूँ। अगर आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर क्लासिकल्स ने बात करिए, तो मैं बता देता हूँ, करी केन्स ने भी ये बातें लेबर मार्केट से रिलेटेड, लेकिन वो लेकिन वो ज्यादा इम्पैक्टफुल नहीं है, ठीक है, वो काफी इंटरेस्टिंग नहीं है। बट आप जब हायर स्टडीज की तरफ जाओगे तो आपको लेबर मार्केट केन्स का भी करवाया जाएगा, तो तब उसकी बात करेंगे, अभी उसकी बातें करने का कोई सेंस नहीं बनता। तो प्राइसेस जो होंगे वो हमारी मार्जिनल कॉस्ट से बेसिकली ज्यादा होंगे। एंड द थर्ड थिंग, देखिए वेजेस जो होंगी वो कैसे डिटरमाइन होंगी, वेजेस हाउ द वेजेस आर डिटरमाइंड इन दिस मार्केट। ध्यान रखना,
आर determined with the help of labor's bargaining power. Labor's bargaining power. That means what? आप समझिएगा, अगर बार्गेनिंग पावर हाई होगी तो ऑटोमेटिकली वेजेस हाई हो जाएंगी एंड वाइस वर्सा। ठीक है, अगर बार्गेनिंग पावर हाई होगी तो वेजेस ऑटोमेटिकली इकोनॉमी के अंदर हाई हो जाएंगी। यहां तक मेरी बात आपको समझ में आ गई गाइस, बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया से। एंड फोर्थ लेवल पे जो हमारी अजम्पशन है दैट इज जो हमारा प्रोडक्शन फंक्शन होगा, व्हाट आवर प्रोडक्शन फंक्शन डजंट मैटर, बट जो हमारा प्रोडक्शन फंक्शन होगा वो गाइस क्या होगा। देखिए मैं आपको रिकॉल भी कराता चल रहा हूं कि अगर हम लोग प्योर क्लासिकल की बात करेंगे तो उस टाइम में जो प्रोडक्शन फंक्शन हुआ करता था वो कॉनकेव फंक्शन होता था, लेकिन आज जो होगा y इज इक्वल टू ए एन होगा, जहां पे a जो है वो हमारी प्रोडक्टिविटी है, ये हम आगे यूज करेंगे सारी चीजों को, और जो n है वो हमारे लिए एम्प्लॉयमेंट है, और जो y है वो हमारे लिए आउटपुट है। इसका मतलब ये रहेगा कि हम ये मान के चलेंगे कि जो आउटपुट है और n जो है एम्प्लॉयमेंट जो है उसके बीच में जो रिलेशनशिप है वो ए का यानी प्रोडक्टिविटी का है। बिकॉज जब भी आप लोग एमपी एन की बात करोगे तो हमेशा आंसर ए आएगा। ए इज द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, ठीक है, या मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अगर आपकी इकोनॉमी के अंदर एम्प्लॉयमेंट चेंज होगा तो उसकी वजह से आपकी इकोनॉमी में वेजेस कैसे या आप कह सकते हो आपके आउटपुट कैसे अफेक्ट होगा, राइट। तो दीज आर दी फोर अजम्पशंस जो हमारी लेबर मार्केट में डिटरमाइन होती हैं। अच्छा, एक और अजम्पशन है बट वो मैं लिख नहीं रहा, मैं आपको ओरली समझा रहा हूँ। ध्यान रखिएगा कि ये तो हमारी इक्विलिब्रियम वेजेस और इक्विलिब्रियम एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है, बट अगर आपके दिमाग में आ रहा है कि सर हाउ द इक्विलिब्रियम आउटपुट गेट डिटरमाइंड, तो ध्यान रखना उसका जो डिटर्मिनेशन होता है वो क्या होता है एडीएएफ के रिलेशनशिप से। मैं आपको यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि अजम्पशन हम लोग रखेंगे कि इक्विलिब्रियम इनकम या इक्विलिब्रियम आउटपुट, अब आउटपुट की बात कर लीजिए, इक्विलिब्रियम आउटपुट इज डिटरमाइंड बाय एडीएएफ इंटरसेक्शन। और अब समझिएगा जो हमारा एग्रीगेट डिमांड है वो बेसिकली गुड्स मार्केट और मनी मार्केट के इक्विलिब्रियम से बनता है। इट मींस व्हाट, व्हेन यू से दैट का सर एग्रीगेट डिमांड, तो इट इज बेसिकली सॉर्ट आउट बाय द गुड्स मार्केट और मनी मार्केट इक्विलिब्रियम। और जो एएस है वो डिराइव कहां से होगा, जो अब हम पढ़ने वाले हैं दैट इज लेबर मार्केट इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे हम लोग आगे पढ़ेंगे कि वेज सेटिंग रिलेशन एंड प्राइस सेटिंग रिलेशन। तो यहाँ पे गाइस हमारी अजम्पशंस है, प्लीज इन पांचों अजम्पशंस को नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कर लीजिए जितनी बातें मैंने अभी आपसे लोगों से करी हैं। और प्लीज प्लीज एंड प्लीज मेरी सारी क्लासेस को रेगुलर देखिएगा, ठीक है, सारी क्लासेस को रेगुलर देखिएगा, क्योंकि मैं जैसे टॉपिक कराता जाऊंगा वैसे फिर आपके गाइस कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस करता जाऊंगा। फर्स्ट मेरा ऑब्जेक्टिव रहेगा कि आपको नॉलेज प्रोवाइड करूं विद द सिलेबस कंप्लीशन, सिलेबस भी कंप्लीट करने का टारगेट है, फिर आपको मैं नॉलेज भी प्रोवाइड करूं। जब हमारा ये टॉपिक हो जाएगा, इवन हमारा ये लेबर मार्केट वाला पूरा टॉपिक हो जाएगा, देन वी विल ट्राई टू डिस्कस सम टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो आप प्लीज इसको नोट करिए असम्पशंस को। वीडियो पॉज करके मैं हट जाता हूं सामने से आपके। तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, मैं रफ करने लग गया इसको, ठीक है। होप तो अगर नहीं करा है नोट तो प्लीज आप वीडियो को थोड़ा बैक करके पॉज करके, ठीक है। तो आप लोगों ने अजम्पशन सारी के बेटा नोट कर ली होगी, मैंने आपको बता दिया। तो अगर आपने नोट नहीं करी है इन केस, तो आप प्लीज वीडियो को बैक करके पॉज करके उन अजम्पशंस को एक बार लिख लेना, ठीक है। नाउ अब हम जो आगे डिस्कशन कर रहे हैं लेबर मार्केट में, देखिए लेबर मार्केट में वैसे में जो कंसेप्ट स्टडी करना है दैट इज वेज सेटिंग रिलेशन एंड प्राइस सेटिंग रिलेशन। लेकिन उससे पहले हम ये समझेंगे कि हमारी इकोनॉमी के अंदर एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट कैसे डिटरमाइन होता है। अब जरा समझिएगा, देखिए हमारी इकोनॉमी के अंदर कुछ पॉपुलेशन है, ठीक है, कुछ पॉपुलेशन है। मान लीजिए इंडिया की पॉपुलेशन मान लो XYZ, मान लो हमारी इंडिया की पॉपुलेशन 150 करोड़ है, ठीक है। अब इस पूरी पॉपुलेशन में, अब इस पूरी पॉपुलेशन के अंदर क्या सबके सब लोग काम करने वाले हैं?
नहीं, इसके अंदर ओल्ड एज पर्सन भी जो रिटायरमेंट ले चुके हैं, और इसके इसी पॉपुलेशन के अंदर वो लोग भी हैं जो बहुत छोटे बच्चे हैं, 1 साल से छोटा बच्चा वो थोड़ी काम करने लायक है। तो हम अपनी पॉपुलेशन को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। एक हम जनरली बात कर रहे हैं लेबर फोर्स। हम अपनी पॉपुलेशन को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, एक हो गया लेबर फोर्स और एक हो गया हमारा नॉन लेबर फोर्स। यानी एक तो ये हो गया जो वर्क करना चाहते हैं, ठीक है, वर्क करना चाहते हैं। अब वो काम मिल रहा है नहीं मिल रहा वो एक अलग बात है, बट ये लोग वो है जो काम करना चाहते हैं, ठीक है। दे वॉन्ट टू वर्क, ठीक है, वॉन्ट्स टू डू वर्क, ठीक है, काम करना चाहते हैं। और एक ये लोग हैं जो लेबर फोर्स का हिस्सा ही नहीं है, दे दे डोंट ट्राई टू डू वर्क, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये लोग जो होंगे अनएम्प्लॉयड होंगे, और इन अनएम्प्लॉयड लोगों को हम लोग बोलेंगे वॉलेंटरी अनएम्प्लॉयड, जो अपनी मर्जी से, इसमें जरूरी नहीं कि छोटे बच्चे ही हो वो हैं, इसमें वो भी लोग होते हैं जो काम करना चाहते ही नहीं हैं। तो सोचो, अगर हमारी फैमिली के अंदर 5 लोग हैं, 5 में से एक एक छोटा बच्चा है, तो हम ये बोलेंगे वो वॉलंटरी अनएम्प्लॉयड है, वो काम करना ही वो कर ही नहीं सकता। और एक पर्सन वो है जो कर तो सकता है लेकिन उन्होंने छोड़ दिया काम करना। ही वॉन्ट्स कि मुझे कोई काम नहीं करना, ठीक है, ही सेज कि मेरे को कोई काम नहीं करना। तो दैट इज वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे जो नॉन लेबर फोर्स है, इसका हमारी इकोनॉमी में किसी भी प्रकार यूज नहीं होता, जो लोग वॉलंटरी अनएम्प्लॉयड होते हैं ना। अब बात आ जाती है लेबर फोर्स की। अब इस लेबर फोर्स में भी गाइस 2 पार्ट में डिविजन होते हैं। एक होता है हमारा एम्प्लॉयमेंट, है ना, एक होता है हमारा एम्प्लॉयमेंट और एक होता है हमारा अनएम्प्लॉयमेंट। तो 2 तरह के पार्ट होते हैं, एक होता है एम्प्लॉयमेंट और एक होता है अनएम्प्लॉयमेंट। मैं रिपीट कर रहा हूं, एक होता है एम्प्लॉयमेंट और एक होता है अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अच्छा, जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है यहाँ पे, दैट इज नोन एज इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि ये वो लोग हैं जो काम तो करना चाहते हैं बट उनको काम नहीं मिल रहा होता। दे वॉन्ट टू डू वर्क बट वो लोग काम नहीं कर पा रहे क्योंकि उनको काम नहीं मिल रहा या अपनी मर्जी का काम उनको नहीं मिल रहा। जैसे कि मैं एग्जाम्पल इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूँ, ठीक है, जो कि पढ़ाता हूँ, ठीक है, और मुझे कोई ऑफर करे कि आप फिजिक्स पढ़ा लो, आप केमिस्ट्री पढ़ा लो, ठीक है, हम आपको इतने पैसे देंगे, मैं नहीं करूंगा, ठीक है। वजह कि मैं काम तो करना चाहता हूं, मैं काम तो करना चाहता हूं, वांट टू वर्क, बट मुझे मेरे मतलब का काम नहीं मिल रहा। या फिर हो सकता है कि कोई मुझे इकोनॉमिक्स के लिए ऑफर कर दे कि आप आओ इकोनॉमिक्स पढ़ा लो, हम सेमिकॉन को एक्वायर कर रहे हैं हम। तो हो सकता है हम वो मुझे उतनी वेज नहीं दे रहा हो जितने मैं वेज लेना चाहता हूँ, ठीक है। तो फिर मैं बोलूंगा कि मैं काम नहीं कर रहा बिकॉज बट मैं काम करना चाहता हूँ, बट मुझे मेरी मर्जी का काम या मेरी मर्जी की वेजेस नहीं मिल रही, तो मैं इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट का हिस्सा बनूंगा। देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट में और भी जो है प्रकार होते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट के और भी टाइप्स होते हैं, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत तरह के अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं। बट वो टॉपिक हम लोग इंडियन इकोनॉमी टाइप जैसे सब्जेक्ट में पढ़ेंगे, या जो इंडियन इकोनॉमी का कंसेप्ट बताएगा या डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट समझाएगा वहां हम पढ़ेंगे। बट अभी हमारे लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स में इतना इनफ है, दैट इज अनएम्प्लॉयमेंट में इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। अब बात आ जाती है एम्प्लॉयमेंट की। तो एम्प्लॉयमेंट भी क्या है, 2 तरीके का होता है। एक होता है हमारा फॉर्मल सेक्टर, मतलब फॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉयमेंट, और एक होता है इनफॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, इनफॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, इनफॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पे और भी आप चाहो तो वेरिएशंस ला सकते हो कि एम्प्लॉयमेंट हमारा फिर दो तरीके का हो गया, ट्रेडिशनल और मॉडर्न, ठीक है। आप इसको ऐसे भी डिवाइड कर सकते हो, जैसे हमारा एम्प्लॉयमेंट हो गया कि जैसे हमारा एम्प्लॉयमेंट है ट्रेडिशनल, या आप एम्प्लॉयमेंट कह सकते हो, ध्यान रखना, दिस इज लेबर सप्लाई, ठीक है। जो एम्प्लॉयमेंट है, दिस इज बेसिकली लेबर सप्लाई जो एक्चुअली एक्टिव है इकोनॉमिक के अंदर। देन हाउ दे बेसिकली डिवाइड द लेबर सप्लाई, तो एक तो लगेगी यहाँ पे ट्रेडिशनल सेक्टर, और एक लगेगी मॉडर्न सेक्टर जो हमारा जनरली इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ करता था। और ये भी फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, फॉर्मल सेक्टर एंड इनफॉर्मल सेक्टर। मेरा कहने का मतलब ये है
कि हमारी इकोनॉमी में जो पॉपुलेशन है उसकी बहुत बड़ा ट्री डायग्राम बनता है, ठीक है। अभी ये और वेरिएशन जाती जाएगी अगर हम इसमें और डेप्थ में जाएंगे, और जो अनएम्प्लॉयमेंट है इनमें भी काफी वेरिएशन होती रहेंगी, काफी ज्यादा एक्सटेंशन होता जाएगा अगर हम इस पे डिटेल करते हैं। बट आवर मेन ऑब्जेक्टिव ओनली दैट थिंग कि हमें यहाँ पे अपनी इकोनॉमी के अंदर इस वाली चेन को सॉर्ट आउट करना है। दैट मीन व्हाट, मैं आपको बता देता हूँ। दैट इज लेबर फोर्स, इसे हम डिनोट करेंगे एल से, एल बार या एल, दैट इज लेबर फोर्स। यहाँ पे जो दो पार्ट्स आए दैट इज एम्प्लॉयमेंट, उसे हम डिनोट करेंगे एन से, और यहाँ पे जो अनएम्प्लॉयमेंट उसे डिनोट करेंगे हम लोग यू से। तो टेक्निकली मुझे कुछ समझ में आ गया कि जो हमारी इकोनॉमी का लेबर फोर्स होता है, मैं इसको रफ कर देता हूँ, आप सुन लीजिए जरा ध्यान से। ये अलग थ्योरी है जहाँ डिस्कस कर रहा हूँ मैं। हमारी इकोनॉमी के अंदर जो लेबर फोर्स होता है वो किसके बराबर होता है? वो होता है एम्प्लॉयमेंट प्लस अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। किसके बराबर होता है बेटा? वो होता है एम्प्लॉयमेंट प्लस अनएम्प्लॉयमेंट। किसके बराबर होता है? एम्प्लॉयमेंट प्लस अनएम्प्लॉयमेंट। अब अगर 1% मैं कहता हूं कि इसको डिवाइड कर दो एल बार से, ठीक है, जनरली, तो आप सोचिएगा ये तो 1 हो गया, ये हो गया एन बाय एल, ध्यान रखना ये हो गया यू बाय एल बार। यानी हमारी इकोनॉमी के अंदर 100 लोग थे टोटल, जिसमें से 10 लोग अनएम्प्लॉयड है। तो जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट होगा वो 10% होगा, बिकॉज समटाइम्स वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट द अनएम्प्लॉयमेंट रेट। यू इज इक्वल्स टू एल माइनस का एन अपॉन में एल, ठीक है। अब चाहो इसको कैसे भी सॉल्व कर सकते हो अनएम्प्लॉयमेंट रेट, या तो आप इसको इतना भी रख लो तो भी काफी है। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रेट, सो दिस इज व्हाट 1 माइनस का एन अपॉन में एल, दिस इज व्हाट 1 माइनस का एन अपॉन में एल, एन अपॉन में एल, दैट्स योर फॉर्मूला ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रेट। तो ये हम इसको आगे चलकर यूज करेंगे, इससे आप इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिएगा, क्योंकि ये गाइस आगे चलकर इस्तेमाल होगा। मेरी यहां तक की बात आपको समझ में आ गई अच्छे से, बढ़िया से? नाउ अब पहले आप इसको नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके, और मैं कंटिन्यू करता हूँ चीजों को, ठीक है। मैं इसको रफ कर रहा हूँ बोर्ड को, और आप वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। मैं एक बार हट जाता हूँ बोर्ड से, आप वीडियो पॉज कर लीजिए बेटा। चलिए मैं अब रफ कर रहा हूँ ये सारा का सारा। नाउ अब हमें समझ में आ गया एक फॉर्मूला जो मेरे को सामने आ गया। ये फॉर्मूला मैं दोबारा से आपको बता देता हूँ क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा है, ठीक है। मैं दोबारा से फॉर्मूला समझा देता हूँ आप लोगों को, जरा ध्यान से देखिएगा। दैट इज, देखिए मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि हमारी इकोनॉमी के अंदर एक लेबर फोर्स होता है, ठीक है। एल बार से डिनोट करते हैं हम इसको, लेबर फोर्स होता है। और ये जो लेबर फोर्स होता है वो बेसिकली किसके बराबर होता है? एम्प्लॉयमेंट प्लस अनएम्प्लॉयमेंट, राइट। एंड आफ्टर दैट अगर मैं जनरल से बात करूं, अगर मैं यू इज इक्वल टू कर दूं तो एल बार माइनस का एम्प्लॉयमेंट ये निकल के आ जाएगा। और अगर मैं दोनों जगह डिवाइड कर दूं एल बार से, वाई? क्यों मैं इंटरेस्टेड हूं? मैं इंटरेस्टेड हूं अनएम्प्लॉयमेंट रेट, क्योंकि अगर हम अनएम्प्लॉयड वर्कर्स अपॉन में टोटल अवेलेबल वर्कर्स, देखिए दिस इज द रेशियो ऑफ अनएम्प्लॉयड वर्कर्स टू टोटल अवेलेबिलिटी ऑफ वर्कर्स, टोटल अवेलेबल वर्कर्स, ठीक है। तो ये एक रेशियो बन गया हमारा, क्या बन गया? अनएम्प्लॉयड वर्कर्स टू टोटल अवेलेबल वर्कर्स, अनएम्प्लॉयड वर्कर्स टू टोटल अवेलेबल वर्कर्स। तो ये क्या इंप्लाई करेगा? दैट इज, दिस बेसिकली बिकम्स स्मॉल यू, जिसे हम बोलेंगे अनएम्प्लॉयमेंट रेट। ये हो गया हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट, दैट इज इक्वल्स टू 1 माइनस का एन अपॉन में एल, ठीक है। दैट इक्वल्स टू 1 माइनस का एन अपॉन में एल। ये क्या बन गया बेटा आपका? u इज इक्वल्स टू 1 माइनस का एन अपॉन में एल। तो अब अगर कभी इस्तेमाल किया जाएगा तो आपसे अनएम्प्लॉयमेंट रेट को ही पूछा जाएगा, ठीक है। अब इसका फर्दर यूज होगा तो आप एक काम करो, इसको क्वेश्चन नंबर 1 बोल दो, ठीक है। ये वही चीज है जो मैंने आपको यहाँ पे समझाई थी, वो दोबारा से मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, ठीक है। मैंने आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया है कि हमारा जो फॉर्मूला है वो कुछ इस प्रकार आ जाएगा। नाउ अब इसको क्वेश्चन नंबर 1 मान लिया आप लोगों ने। अब आप समझिएगा कि लेबर मार्केट के अंदर बेसिकली मैंने जैसा बताया था कि वेजेस का कंसेप्ट आता है, प्राइसेस का कंसेप्ट आता है, क्योंकि फिर इन्हीं की थ्योरी को इस्तेमाल करके हम लोग एग्रीगेट सप्लाई को डिराइव करेंगे, राइट। तो सबसे पहला जो टॉपिक आप लोगों के लिए लिख रहा हूं, दैट इज वेज सेटिंग रिलेशन।
ठीक है, दैट इज वेज सेटिंग रिलेशन। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखिए, ये पहली थ्योरी ऐसी थी हमारी इकोनॉमी में जिसने ये समझाया कि जो वेजेस होंगी उन वेजेस को डिटरमाइन करने के लिए एक आउटसाइडर आउटसाइडर इंस्टीट्यूशंस भी होंगे जो वर्कर्स के बेनिफिट का सोचेंगे। ठीक है, अकेला वर्कर नहीं होगा जो अपने फायदे के लिए सोचेगा, वर्कर के साथ साथ कुछ आउटसाइडर्स भी होंगे। जनरली वो आउटसाइडर्स गवर्नमेंट भी हो सकती है या गवर्नमेंट के बिहाफ पे बनाया गया एक इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है जिसे हम लोग बोलते हैं यूनियन। तो ध्यान रखना, वेजेस आर सेट बाय यूनियन, सेट बाय यूनियन। वो यूनियन गवर्नमेंट भी हो सकती है, या आप इसको इसी तरीके से मान लो जैसे मूवीज में दिखाते थे ना कि वो मजदूरों के हक की लड़ाई, मजदूरों को बोनस दो। तो वो एक यूनियन होती थी जिसमें उनका प्रेसिडेंट भी होता था। इवन पुरानी बहुत सारी मूवीज हैं, एक एक अनिल कपूर की मूवी थी लोफर, ठीक है, उसके अलावा अ, एक मूवी थी अमिताभ बच्चन की कालिया, उसमें सेम ये दिखाया गया है टेक्निकली कि वो मजदूरों के हित के लिए लड़ रहे हैं कि मजदूरों को ऐसा करो ऐसा करो। तो वो यूनियंस होती थी, तो अगर किसी भी मजदूर की वेजेस कम है तो फिर वो यूनियन का दरवाजा खटखटाता था, वो गवर्नमेंट अप्रूव्ड होती थी। ऐसा नहीं होता था कि उसे हम दादागिरी टाइप बोले, नहीं, ऐसा नहीं होता था। लेकिन जो वेजेस होती हैं वो बेसिकली यूनियन की साइड से डिसाइड होती हैं, और जो यूनियन है जब भी किसी फर्म में या जब भी किसी वर्कर की वेज डिसाइड करती है तो वो कुछ फैक्टर्स को फॉलो करती है, कुछ फैक्टर्स को मान लेती है। मान लीजिए, देखिए, सबसे पहले तो आप दिमाग में रखिएगा कि जो एक छोटा सा नोट भी है जो अंडरस्टैंडिंग आपको बहुत सपोर्ट करेगी है कि जो वेजेस आर डिपेंड, ऑब्वियसली बात है कि वेजेस आर सेट बाय यूनियन, बट यूनियन वर्कर के बार्गेनिंग पावर को भी देखेगा। मान लीजिए एक एक वर्कर है जिसका नाम है सुंदर पिचाई, ठीक है, गूगल गूगल के सीईओ हैं ये, सुंगल पिचाई। और इनकी वेजेस कौन डिसाइड कर रहा होगा? ही वो खुद डिसाइड कर रहे होंगे, ठीक है। अब मान लीजिए, मैं देखिए, उनकी वेजेस वही डिसाइड कर रहे हैं, बट जनरली जो यूनियन होता है उसमें बल्क ऑफ लेबर उनकी डिसाइड होती है। मैं अभी एक एग्जांपल दे रहा हूं इनका, ठीक है। तो सुंदर पिचाई की जितनी भी सैलरी है वो सैलरी डिपेंड करती है उनकी बार्गेनिंग पावर पर, ठीक है। ये किसी भी वर्कर की जो सैलरी है वो बार्गेनिंग पावर पे डिपेंड करती है। अगर यूनियन किसी के लिए लड़ेगी भी तो ये भी तो देखेगी ना कि उस वर्कर की बार्गेनिंग पावर कितनी है। तो ध्यान रखना, वेजेस का और बार्गेनिंग पावर का डायरेक्ट रिलेशनशिप है। एज बार्गेनिंग पावर इंक्रीज, बार्गेनिंग पावर, ठीक है, बार्गेन करना, डिबेट करना कि मैं इतनी वेज लेने लायक हूं तो क्यों नहीं दे रहे हो आप मुझे इतनी वेज, बार्गेन करना, ठीक है। तो वेजेस आर डिपेंड ऑन बार्गेनिंग पावर, ठीक है। जो वेजेस होंगी वो डिपेंड किस पर होंगी? बार्गेनिंग पावर पे। ये इंप्लाई करेगा एज बार्गेनिंग पावर इंक्रीजेस वेजेस विल आल्सो इंक्रीज। समझ में आई मेरी बात आपको? एज बार्गेनिंग पावर इंक्रीजेस देन वेजेस विल आल्सो इंक्रीज। ये बात दिमाग में आप लोग रखिएगा। अब आगे समझना, यूनियन ने एक एक वेज का फॉर्मूला बनाया जिसमें उन्होंने समझा दिया कि वेजेस कैसे डिटरमाइन होंगी। तो आप देख लीजिएगा, ये हो गया डब्ल्यू डब्ल्यू डू नॉट फॉर वेज, राइट, डब्ल्यू डू नॉट फॉर वेज, ये हो गया हमारे पास डब्ल्यू, दैट इज डब्ल्यू डू नॉट फॉर वेज। एक बात हो गई, आगे बात समझिएगा। देखिए, जो वेजेस है यूनियन के हिसाब से, वेजेस आर कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन बार्गेनिंग पावर, एंड द बार्गेनिंग पावर डिपेंड्स ऑन मल्टीपल फैक्टर, जिसमें से एक फैक्टर है हमारा एक्सपेक्टेड प्राइस। क्या है ये? पीई, दैट इज एक्सपेक्टेड प्राइस। ध्यान रखना, न्यो न्यो क्लासिकल थ्योरी के बाद में एक्सपेक्टेशन का कंसेप्ट भी आया जो बाद में चल के न्यू क्लासिकल बन गया, ठीक है। रॉबर्ट लुकास, रॉबर्ट बैरो, थॉमस सर्जेंट, इन्होंने एक्सपेक्टेशन यानी रियल रैशनल एक्सपेक्टेशन की थ्योरी दी जिसपे इनको नोबेल भी मिला। इनके अकॉर्डिंग, चलो इनकी बात है न्यू क्लासिकल्स की जो हम अभी आगे चल के पढ़ेंगे। अभी के लिए अगर मैं आपको बात बताऊं तो एक्सपेक्टेड प्राइस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। मान लीजिए वर्कर्स हैं, वर्कर्स को ये रियलाइज हो गया, या फिर यूनियंस को ये रियलाइज हो गया कि आने वाले टाइम में वर्कर्स जिस कमोडिटी को खरीदेंगे उसका प्राइस ज्यादा होगा, या इन इकोनॉमी में एक्सपेक्टेड प्राइस बढ़ रहा है। देखिए, जब एक्सपेक्टेड प्राइस बढ़ने की बात होती है या प्राइस बढ़ने की बात होती है तो फिर इन्फ्लेशन ही रिजल्ट होता है उसका, ठीक है। प्राइस अगर इंक्रीज कर रहा है तो इन्फ्लेशन, राइट।
अब सुनना ध्यान से, यहाँ पे प्राइस बढ़ने की बात हो रही है। अगर फ्यूचर में किसी भी कमोडिटी का प्राइस बढ़ेगा तो यहाँ पे यूनियन डिसाइड करेंगी कि वर्कर्स की वेजेस आज ही बढ़ा दो, आज से ही बढ़ा दो। क्यों? जो फ्यूचर में वो कंजम्पशन करेगा, फ्यूचर की कंजम्पशन डिपेंड्स ऑन टू पीरियड, टुडेज पीरियड एंड द फ्यूचर्स पीरियड। फ्यूचर की तो इनकम बढ़ी हुई होगी, बट वर्कर की आज भी इनकम इंक्रीज कर दो। इसका मतलब ये रहेगा, जैसे मैं फर्स्ट पॉइंट ये बता दूं कि एज एक्सपेक्टेड प्राइस इंक्रीजेस, as expected price increases, workers wages will also increase, will also increase। और आप देखो स्टेटमेंट में मैं आपको बार बार यही कह रहा हूं कि आप इतनी ही थ्योरी लिखना जितना मैं आपको भी बता रहा हूं, ठीक है। कुछ लोग ऐसे हैं जो पूरा का पूरा 2-3 पेजेस लिखवा देते हैं एक क्लास के अंदर, बट प्लीज प्लीज एंड प्लीज, अब लिख रहे हो लिखते रहना, मैं मना नहीं कर रहा हूं, बट ट्राई करो कि अपनी क्लास की टाइमिंग को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करो। देखो जैसे मैं करूंगा, अभी आप देखना मैंने काफी इंपॉर्टेंट बातें कर ली हैं बहुत कम समय में। अब 3-3 घंटे की क्लास में अगर थ्योरी ही लिख रहे हो तो वो सेंसलेस बात होगी, ठीक है। एंड अब देखना मैं बहुत कम समय इस्तेमाल करूंगा और बहुत कम समय में आपका सिलेबस ज्यादा निपटा दूंगा, आप समझिएगा। एज एक्सपेक्टेड प्राइस इंक्रीजेज देन वर्कर्स वेजेस विल आल्सो इंक्रीज, ठीक है। आप थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे कर लो, यहाँ पे नीचे प्लस लगा दो, ये प्लस क्या साइन शो कर रहा है? एक्सपेक्टेड प्राइस का और वेजेस का पॉजिटिव रिलेशनशिप को शो कर रहा है, ठीक है। अदर फंक्शन उन्होंने यहाँ पे लिया फंक्शन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रेट एंड द कैचुअल वेरिएबल्स और अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस। अब जरा समझिएगा, यहाँ पे जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, अब आप देखिएगा अनएम्प्लॉयमेंट रेट का वेजेस के साथ कैसा रिलेशनशिप है। ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट यही वाला फॉर्मूला है। देखिए अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रहा है तो इसका मतलब ये है कि एम्प्लॉयमेंट कम हो रहा है, लोगों को काम कम मिल रहा है, वो बेरोजगार ज्यादा हो रहा है। तो ध्यान रखना, जब लोग बेरोजगार ज्यादा होते हैं, इकोनॉमी के अंदर जब लोगों के पास काम नहीं होता तो उनके ना एटीट्यूड खत्म हो जाता है, या आप कह सकते हो उनकी बार्गेनिंग पावर खत्म हो जाती है या कम होती है। अब आप सोचो, एक इंजीनियर है जिसने एप्पल कंपनी में काम किया है, और एक इंजीनियर है जिसने गाजियाबाद की किसी दुकान में पेशकश लेके काम किया, मतलब छोटा मोटा काम, एग्जाम्पल है ना, ठीक है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कुछ XYZ, एक एप्पल का इंजीनियर है एप्पल कंपनी का, और एक ऐसा है जिनने कोई छोटी मोटी कंपनी में काम किया है, ठीक है। अब आप सोचिएगा किसकी बार्गेनिंग, किसका एम्प्लॉयमेंट, किसका अनएम्प्लॉयमेंट। एप्पल कंपनी का कोई इंजीनियर अगर वहां से जॉब छोड़कर कहीं और जॉब ढूंढता है तो इट्स वेरी इजी फॉर हिम, फॉर एप्पल इंजीनियर टू फाइंड अ न्यू जॉब, इट्स वेरी इजी। ध्यान रखना, ये सब चीजें डिपेंड करती है वेजेस को सेट करने में, वेजेस को डिटरमाइन करने में। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट अगर हाई होगा, अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंक्रीजेस, और मतलब इंक्रीज करेगा, देन व्हाट, बार्गेनिंग पावर विल रिड्यूस, बार्गेनिंग पावर कम होगी। और बार्गेनिंग पावर अगर कम होगी तो मैंने बताया बार्गेनिंग पावर का और वेजेस का डायरेक्ट रिलेशनशिप होगा। तो ध्यान रखना, यहाँ पे वेजेस कम होने लग जाएंगी। इसका मतलब क्या हो गया, वेजेस का और बार्गेनिंग पावर का डायरेक्ट रिलेशनशिप है, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट का और वेजेस का इनवर्स रिलेशनशिप है। तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, छोटा सा यहाँ पे माइनस साइन लगा रहा हूँ, जो ये शो कर रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट में और वेजेस में इनवर्स रिलेशनशिप है। क्या बता रहा है ये, अनएम्प्लॉयमेंट में और वेजेस में इनवर्स रिलेशनशिप है। यहां तक मेरी बात आपको समझ में आ गई बेटा? बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया से। नाउ थर्ड है यहाँ पे कैचुअल वेरिएबल। देखिए इसे हम अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस भी कह सकते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे जो जेड है, दैट इज जेड, इसे हम कहते हैं कैच ऑल वेरिएबल, ठीक है, कैच ऑल वेरिएबल, इसको ये नाम भी देते हैं। इसका अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस भी नाम होता है, ठीक है, और इसे अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस भी बोलते हैं। आप इसको ऐसा मान लो जैसे हमारी इकोनॉमी के अंदर काफी सारी एम्प्लॉयमेंट पॉलिसीज बनी हुई है, जिसमें सबसे फेमस पॉलिसी हमारी मनरेगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, मनरेगा सबसे फेमस पॉलिसी है, और ना जाने कितनी सारी पॉलिसीज है। जब हम लोग यूपीएससी को पढ़ाते हैं तो वहां पे सारी पॉलिसीज का डिस्कशन करते हैं इंडियन इकोनॉमी के अंदर। आपके सिलेबस में नहीं है,
बट मैं फिर भी आपको मनरेगा का एग्जांपल दे रहा हूँ। मनरेगा एक ऐसी पॉलिसी जो हिंदुस्तान की पहली ऐसी पॉलिसी है, पहला ऐसा स्कीम और फिर एक्ट कानून है। पहले ये स्कीम हुआ करता था, मनरेगा की स्पेलिंग में आखिर में जो ए लिखा होता, मनरेगा, GA, जो होता था, ए जो होता है उसे एक्ट कहते हैं, नहीं कानून। बट ये पहले स्कीम हुआ करता था, इनिशियल लेवल पे स्कीम निकाली थी। ये इकलौती ऐसी पॉलिसी है, सबसे पहले ऐसी पॉलिसी है जो काफी ज्यादा इफेक्टिव, और ये बेसिकली ये बताती है कि अगर इकोनॉमी के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट रेट हाई है तो हम वर्कर को 100 डेज तक एम्प्लॉयमेंट देंगे या कुछ दिनों तक काम देंगे। काम नहीं देंगे तो कुछ भी हम करवा लेंगे और उसको वेजेस देंगे। ठीक है, यानी वर्कर टेंशन फ्री है कि मैं टेंशन में हूं, मेरी इनकम कितनी होगी, मेरी वेजेस कितनी होगी, कोई टेंशन नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, वर्कर को किसी भी प्रकार की कोनो दिक्कत नहीं। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब आप यहाँ पे समझ लीजिए मेरी बात जरा ध्यान से। मान लीजिए मनरेगा जैसी और भी पॉलिसीज अगर इकोनॉमी के अंदर आ गई, लेट्स सपोज मनरेगा जैसी और भी पॉलिसीज इकोनॉमी के अंदर आ गई तो क्या होगा, लोगों का कह सकते हैं अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस बढ़ेगा, लोग एटीट्यूड में ज्यादा आएंगे। और जब लोगों का अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस बढ़ेगा, मान लीजिए एग्जांपल कि आपका सिलेक्शन फॉर द मास्टर्स, अगर आप मास्टर्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, ऑल्सो आप ग्रेजुएशन के हो सकते हो, मास्टर के हो सकते हो, यूपीएससी एस्पिरेंट हो सकते हो। मान लीजिए आप ऐसी जगह चले गए जहां पे आपको बहुत ही ज्यादा सपोर्ट किया जा रहा है, आप बिल्कुल आराम से काम करो और आपकी वेजेस भी अच्छी खासी हैं। ठीक है, या आप किसी यूनिवर्सिटी में हो और आपको बहुत अच्छा खासा स्टाइपेंड दिया जा रहा है, तो जब आपको जॉब ऑफर होगी तो आपका एक एटीट्यूड होगा, आप बोलोगे कि मुझे उतना वेज चाहिए जो पहले से ज्यादा होगा, राइट, कैजुअल वेरिएबल। इसके साथ साथ एक एग्जांपल ये मान लो आप कि मान लीजिए आप अपने घर में सबसे छोटे थे शुरुआत में, बाद में भी छोटे ही रहे, ठीक है, लेकिन सबसे पहले आपके फादर थे गार्जियन, ठीक है, जो काम कर रहे थे, ठीक है, एंड वो पूरी फैमिली को सपोर्ट कर रहे थे, आपके 5 भाई और आप छठे अपने भाई घर के अंदर, ठीक है, एग्जाम्पल, फिर आपकी मदर, फिर आपके फादर। मान लीजिए आपके फादर शुरू में काम कर रहे थे तो आपके फादर का आपको पूरा सपोर्ट था हर तरीके से। फिर आपकी मदर ने भी एक बिजनेस स्टार्ट कर दिया हाउस से, घर से ही कुछ ना कुछ, या फादर ने उनको इंक्लूड कर लिया तो मम्मी की भी इनकम होने लगी, तो मम्मी ने भी सपोर्ट करना शुरू कर दिया। 2 लोग होगा फैमिली में सपोर्ट करने वाले। तीसरा, आपका जो सबसे बड़ा भाई था उसकी जॉब लग गई और अच्छी खासी जॉब लगी, तो जब उसके पास पैसे आने लगे तो उनने भी आपको सपोर्ट करना शुरू कर दिया। ऐसे करते करते, क्योंकि आप तो सबसे छोटे थे, तो आपको हर भाई ने सपोर्ट करने लगे, तो आपको फादर का सपोर्ट मिल गया, मदर का सपोर्ट मिल गया, और फिर अपने से 5 भाइयों का फुल सपोर्ट मिल गया। पैसों में कोई टेंशन नहीं, पैसा ही पैसा, इधर से पैसा उधर से पैसा, पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा। एटीट्यूड किस लेवल का होगा आपका, आपको तो अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस बना हुआ है, आप पॉकेट मनी इतनी इकट्ठी कर लोगे कि कई साल तक काम करने की जरूरत भी नहीं होगी आपको। समझ में आई मेरी बात आपको? तो ये सब चीजें अब ऐसे मान लो, मैंने प्रैक्टिकल एग्जांपल दिया था। अब ये मान लो इंडिया में अगर लोगों के ऊपर ऐसी पॉलिसीज बहुत सारी बना दी जाए तो उनका एटीट्यूड लेवल बढ़ेगा। टेक्निकली ध्यान रखना, अगर जेड बढ़ता है, अगर जेड बढ़ता है तो ये इंप्लाई करेगा कि बार्गेनिंग पावर भी इंक्रीज करेगा। बार्गेनिंग पावर बोल लो मैं बीपी को, बार्गेनिंग पावर ऑफ द वर्कर विल आल्सो इंक्रीज एट द टाइम ऑफ सेटिंग द वेजेस। बार्गेनिंग पावर बढ़ेगा तो आपको पता है कि वेजेस का और बार्गेनिंग पावर का पॉजिटिव पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। इसका मतलब क्या है, जेड के बढ़ने से वेजेस बढ़ेंगी, इसका मतलब आप छोटा सा यहाँ पे प्लस लगा दो। ये बताओ मेरी यहां तक की बात आपको समझ में आ गई? तो दिस इज बेसिकली वेज सेटिंग रिलेशन, ये एक तरह का आपने रिलेशन बनाया है, दिस इज वन टाइप ऑफ रिलेशन। ठीक है, अब एक बात समझिएगा, दैट इज अनएम्प्लॉयमेंट रेट, जो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, आगे चलकर हम लोग इसको रिप्लेस करेंगे। ये यू की जगह में 1 माइनस का एन अपन में एल लिखूंगा, ये लेकिन हमारा एप्लीकेशन क्वेश्चन है, इसे हम जब न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे या जब हम लोग एप्लीकेशन क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जहां पे हम ये बोलेंगे कि डिराइव द वे सेटिंग रिलेशन इनटू द एम्प्लॉयमेंट फंक्शन, वे सेटिंग को एम्प्लॉयमेंट फंक्शन में डिराइव करो। मैं आपको बता देता हूं, अगर आप ऐसा भी करते हो तो यू की जगह बस आप इसको लिख देना, दैट्स इट। ठीक है, वो आगे देखेंगे जब इसकी जरूरत लगेगी, अभी के लिए यहां तक मेरी बात समझ में आ गई। नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि हाउ इट इज रिलेटेड विद द, हाउ द वेजेस आर रिलेटेड विद द अनएम्प्लॉयमेंट रेट, क्योंकि वो तो मुझे पता है कि अनएम्प्लॉयमेंट का और वेजेस का कैसा रिलेशनशिप है, इनवर्स रिलेशनशिप है। तो जरा दिमाग में रखिएगा, मान लीजिए मैंने यहाँ पे वेजेस बना दिया,
तो वेजेस इज अ फंक्शन ऑफ W इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड प्राइस इनटू फंक्शन ऑफ U कॉमा Z। एक बात ध्यान रखना, ये जो W है इसे हम लोग बोलेंगे दिस इज बेसिकली नॉमिनल वेज। क्या बोलेंगे इसे हम लोग गाइस? इसे हम बोलेंगे नॉमिनल वेज। क्या बोलेंगे इसे हम लोग? नॉमिनल वेज। अगर मैं यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम बनाता हूं, तो यहाँ पे मैंने लिया अनएम्प्लॉयमेंट रेट और यहाँ पे मैंने लिया नॉमिनल वेज। जरा पहले सुनिएगा ध्यान से। वाई एक्सिस पे लिया मैंने W, वाई एक्सिस पे क्या लिया मैंने? W, ठीक है। वाई एक्सिस पे लिया मैंने W और एक्स एक्सिस पे क्या लिया मैंने? अनएम्प्लॉयमेंट। मैं रिपीट कर रहा हूँ, वाई एक्सिस पे मैंने क्या लिया? W और एक्स एक्सिस पे क्या लिया मैंने? अनएम्प्लॉयमेंट। तो सबसे पहले आप ये देखो, मुझे बताओ कि वेज का और अनएम्प्लॉयमेंट का रिलेशनशिप कैसा था, W का और अनएम्प्लॉयमेंट का, दैट इज इनवर्स। तो यहाँ पे डायग्राम। और दूसरी बात, क्योंकि एक फंक्शन का पार्ट है तो ये स्ट्रेट लाइन में बन के डायनामिक थोड़ा सा डाउनवर्ड स्लोपिंग बन जाएगा। तो ये बेसिकली W इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड प्राइस इंटू U कॉमा Z है। लेकिन लेकिन हमारी इकोनॉमी के अंदर कभी भी नॉमिनल टर्म्स में बातें नहीं हुई है, या फिर कह सकते हो हम हमेशा वेजेस और प्राइसेस को साथ में लेके चलते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ जाती है हमारे लिए सबसे बड़ी, कि हमें वेजेस और प्राइस को लाने के लिए रियल वेज बनाना पड़ेगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, अगर मैं इधर ही बना दूं एक और डायग्राम और यहाँ पे ले लेता हूं मैं W/PE। क्या लिया मैंने यहाँ पे? W अपॉन में PE। क्या लिया बेटा मैंने यहाँ पे? W अपॉन में PE। इसको थोड़ा सा सही कर देते हैं हम लोग यहाँ पे, दैट इज दिस। और ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट। देखिए अब भी रियल वेज एक तो ये हो गया, और W अपॉन में PE इज इक्वल टू F ऑफ U कॉमा Z हो गया। अब ये जो W अपॉन में P है, दैट इज रियल एक्सपेक्टेड वेज। क्या होगी बेटा? ये रियल एक्सपेक्टेड वेज। रियल एक्सपेक्टेड वेज क्यों? जब भी आप प्राइस को डिवाइड कर देते हो किसी भी चीज से तो वो रियल बन जाती है, और जब भी आप प्राइस को मल्टीप्लाई कर देते हो किसी चीज से वो नॉमिनल बन जाती है। मेरी बात समझ में आ गई? मतलब अगर मैं इसका मल्टीप्लाई पी प्राइस या पीई से कर दूंगा तो वो डब्ल्यू बन जाएगा, तो वो नॉमिनल बन जाएगा। और अगर मैं इसका डिवाइड पी से कर दूंगा, पीई से, तो वो रियल बन जाएगा। लेकिन मैं डिवाइड जो कर रहा हूँ एक्सपेक्टेड प्राइस से कर रहा हूँ, इसलिए वो एक्सपेक्टेड वेज बनेगा, रियल एक्सपेक्टेड वेज। लेकिन अभी भी इस चीज का अनएम्प्लॉयमेंट के साथ इनवर्स रिलेशनशिप है, ठीक है। तो यहाँ पे अब भी जो डायग्राम बनेगा वो ऐसा बनेगा, दैट इज एफ ऑफ यू कॉमा जेड। और ये क्या था? पीई इंटू एफ ऑफ यू कॉमा जेड। तो जनरली हमारे जो टॉपिक में यूज हो रहा है वो ये वाला डायग्राम यूज हो रहा है, या रियल वेज ये वाला डायग्राम यूज नहीं हो रहा। लेकिन हाँ, अगर आप एग्जाम की बात करते हो तो शायद एग्जाम में इन सब चीजों के बारे में पूछा जा सकता है कि हाउ दिस थिंग बेसिकली कनेक्ट विद द अनएम्प्लॉयमेंट रेट। ठीक है, ये पूछा जा सकता है कि आप नॉमिनल वेज का अनएम्प्लॉयमेंट के साथ रिलेशनशिप बनाओ, या रियल एक्सपेक्टेड वेज का अनएम्प्लॉयमेंट के साथ आप जो यहाँ पे रिलेशनशिप बनाओ। सो दिस इज द वेज सेटिंग रिलेशन। ठीक है, तो अभी आप इसको प्लीज नोट कर लीजिए, वेज सेटिंग रिलेशन। ठीक है, मैं साइड हट चुका हूँ। ठीक है, मैं साइड हट जाता हूँ, प्लीज इसको नोट कर लीजिए। ओके, आपने इसको नोट कर लिया होगा। इन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आपको कोई भी डाउट आएगा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगर कोई डाउट नहीं आया, चीजें समझ में आ रही हैं, तो प्लीज कमेंट करिएगा कुछ अच्छा जो हमें अच्छा लगे और हम मोटिवेट हो। ठीक है, क्योंकि मैं आपके लिए काम कर रहा हूं। अगर आप हमें मोटिवेट करोगे, देन मैं या मेरी टीम, मैं और पूरी मेरी टीम आप लोगों के लिए काम और ज्यादा से ज्यादा करेंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अब मैं इसको रफ कर रहा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ से इसको रफ कर देता हूँ पूरे एरिया को। और अभी हम जो डायग्राम, वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है जी, आप वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। ओके, ये भी है। देखिए अब जो मैं टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ, दैट इज दिस के हमारा वेज सेटिंग रिलेशन या फिर वेज सेटिंग का डायग्राम कैसे अफेक्ट होता है। क्योंकि हमारे पास जो वेज सेटिंग रिलेशन होता है वो क्या होता है? वेज सेटिंग रिलेशन दैट इज, हाँ जी क्या होता है बताइए?
वो होता है W इज इक्वल टू PE इंटू एफ ऑफ यू कॉमा दैट, ये होता है, ठीक है। W इज इक्वल टू, अच्छा मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूँ इस चीज को, W इज इक्वल टू PE इंटू एफ ऑफ यू कॉमा दैट, ये होता है, ठीक है। अब अगर मैं डायग्राम की बात करता हूं तो डायग्राम कुछ इस प्रकार होगा इसका, दैट इज अनएम्प्लॉयमेंट रेट और रियल एक्सपेक्टेड वेज, ये कुछ इस प्रकार हो जाएगा, एफ ऑफ यू कॉमा जेड। मैं रैंडमली एक कोई इक्विलिब्रियम पॉइंट मान लेता हूं, ठीक है, रैंडमली कोई भी इक्विलिब्रियम पॉइंट में यहाँ पर एज्यूम कर लेता हूँ, ठीक है, जनरल लेवल का। अब एक बात बताइएगा, छोटी सी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताइएगा, व्हाट आर दी फैक्टर्स जो हमारी वेज सेटिंग रिलेशन को शिफ्ट करें, वेज सेटिंग रिलेशन शिफ्ट करें। तो ध्यान रखना एक ही फैक्टर होगा, दैट इज जेड कैच ऑल वेरिएबल, ठीक है, यही एक फैक्टर होगा जिसकी वजह से हमारा वेज सेटिंग रिलेशन शिफ्ट होगा। क्यों? क्योंकि डायग्राम में देखो हमारे पास में चार फैक्टर्स हैं, एक या चार पैरामीटर्स हैं, एक दो तीन चार, चार में से तीन यहीं पर ही है डायग्राम में, एक दो और तीन। ध्यान रखना कभी भी शिफ्टिंग उन पैरामीटर की, उन वेरिएबल की वजह से नहीं होती जो डायग्राम में इंक्लूड होते हैं। डायग्राम के अंदर वेज भी है, एक्सपेक्टेड प्राइस भी और अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी है, तो इन तीन की वजह से शिफ्टिंग नहीं होगी, जो नहीं है उसकी वजह से यहाँ पे शिफ्टिंग होगी, ठीक है। तो कैचुअल वेरिएबल, अब एक बार बताना, अगर z इंक्रीज करता है, अगर z इंक्रीज करता है तो हमारा जो आप ऐसा समझिएगा, जैसे z इंक्रीज करा तो w इंक्रीज कर गया, ठीक है, और अगर w इंक्रीज करा टू कीप एवरीथिंग कांस्टेंट, हमारा वेज सेटिंग रिलेशन विल शिफ्ट अपवर्ड। वो क्या होगा? अपवर्ड की साइड शिफ्ट हो जाएगा, हमारा वेज सेटिंग रिलेशन विल शिफ्ट टू दी अपवर्ड, तो ये अपवर्ड शिफ्ट हो गया, तो आप मान लीजिए कुछ इस प्रकार यहां की तरफ शिफ्ट हो गया। तो द ओनली फैक्टर जो हमारा वेज सेटिंग को शिफ्ट करे वो होगा कैचुअल वेरिएबल। अब आप सोचोगे सर एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, देखिए मल्टीपल वैरायटीज हो सकती है एग्जाम में क्वेश्चन की। जब मैं एग्जाम के क्वेश्चंस करवाऊंगा या जब मैं कुछ असाइनमेंट क्वेश्चंस करवाऊंगा तो मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये एक ही रहेगी कि आप मेरी सारी चीजों को अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। और लॉट ऑफ क्वेश्चंस आर देयर जो ये बताएंगे कि कैसे कैचुअल वेरिएबल की वजह से वेव सेटिंग रिलेशन अपवर्ड शिफ्ट होता है, इसके कम होने की वजह से ये डाउनवर्ड शिफ्ट होगा, ठीक है। यहां तक मेरी बात आपको समझ में आ गई क्लियरली, अच्छे से बढ़िया से? तो आप यहां तक का नोट कर लीजिए, आज हम इतना रखते हैं, वेव सेटिंग रिलेशन तक का रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं प्राइस सेटिंग रिलेशन के बारे में डिस्कस करूंगा, ठीक है, एंड साथ साथ दोनों मार्केट का या दोनों रिलेशन का टुगेदरनेस भी डिस्कस कर लूंगा, जिसमें हमारा एएस डिराइव होगा। और ध्यान रखना मैंने हाफ चैप्टर खत्म कर दिया, जो जो हमारा हाफ पार्ट है लेबर मार्केट का वो खत्म हो चुका है, ठीक है। मतलब एक चैप्टर की बात करूं, ब्लांचर्ड चैप्टर नंबर 6, वो हाफ खत्म हो चुका है, हाफ में मैं प्राइस सेटिंग रिलेशन और एएस का डेरिवेशन कर दूंगा, एंड देन आफ्टर दैट क्लास में कुछ पॉलिसीज का डिस्कशन में यहाँ पे आपके साथ कर लूंगा, ठीक है। तो गाइस तब तक के लिए ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए और साथ साथ फेमिकॉन को मोटिवेट करते रहिए। ओके फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।